जय हिंद साथियों, मैं हूं अखिलेश मौर्य। आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल फिजिकल एजुकेशन एट मौर्य अखिलेश कुमार पर स्वागत करते हुए कहूंगा, रोज की तरह एक बात, चैनल पे जब आप नए हैं तो सब्सक्राइब शेयर लाइक जरूर कीजिएगा, साथ में बेल बटन दबाना ना भूलिएगा। एक मेरे ओर से मेरा रिक्वेस्ट है और आपकी ओर से सब्सक्राइब शेयर और लाइक एक तोहफा है मेरे लिए, तो कृपया सब्सक्राइब शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा। और हम अपने इस वीडियोज़ में आपके लिए लाए किन्सोलॉजी, और इसमें एक दो चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। ये किन्सोलॉजी की पहली वीडियो है हमारी। उम्मीद है आपको अच्छा लगेगा, और उसके लिए आप अच्छा अगर लगा तो सब्सक्राइब शेयर लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो किन्सोलॉजी में हम इंट्रोडक्शनी पार्ट पढ़ेंगे और किस शब्द से कहाँ से लिया गया है, किसके जन्मदाता हैं, किसने किन्सोलॉजी की शुरुआत की और इसका नामकरण किस प्रकार हुआ, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। यानी कि जो इसका परिचयात्मक भाग या इंट्रोड्यूसरी पार्ट है, इसके बारे में जानने का हम लोग प्रयास करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जब हम किन्सोलॉजी की बात करते हैं तो हम जानते हैं ना, किन्सोलॉजी शब्द लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलके बना होता है। तो यहाँ पे ये लिख सकेंगे कि किन्सोलॉजी यानी कि यह लैटिन शब्द, लैटिन को ही हम यूनानी शब्द भी बोलते हैं, ठीक, ग्रीक वर्ड भी बोलते हैं। क्लियर है? तो यह लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। ठीक, जब हम पहली शब्द की बात करते हैं तो पहली शब्द आता है, जब हम लैटिन में इसको कहेंगे तो लैटिन में ये क्या चीज़ें होती है ना। तो जब हम लैटिन भाषा की बात करते हैं तो पहली शब्द आता है काइनिस और दूसरा शब्द आता है लोगोस। ठीक है, काइनिस का मतलब होता है जैसे, ठीक, काइनिस शब्द पहला शब्द होता है, इसके बाद सॉरी 1 मिनट, ये काइनिज नहीं बल्कि काइनिन होता है, लिखने में थोड़ा मिस्टेक हुआ, काइनिन। और या फिर इसी को हम दूसरे शब्द के रूप में अगर जब हम कहते हैं तो काइनस के नाम से भी जानते हैं। और दूसरा शब्द जो, ये दोनों एक है, या तो काइनिन कहें या तो काइनस कहें, ठीक। और दूसरा शब्द होता है लोगोस, ठीक, ये दो शब्द होता है। अब जब हम इन दो शब्दों के आगे की बात करते हैं तो इनका अंग्रेजी शब्द के बारे में हम बात करते हैं कि इन्हें अंग्रेजी में क्या कहा गया। ठीक है, तो अंग्रेजी में काइनिन या काइनस का अर्थ होता है टू मूव, यानी कि गति करना, ठीक। और दूसरा शब्द जो आ जाता है लोगस, लोगस को हम इंग्लिश में टू स्टडी, यानी कि उसके बारे में हम अध्ययन करते हैं, तो टू स्टडी कहते हैं। ठीक है, तीसरी शब्द की जब हम लोग बात करेंगे तो आता है हिंदी वर्ड। इसका हिंदी वर्ड क्या होता है, ठीक। तो टू मूव का हिंदी वर्ड की जब हम बात करते हैं तो गतिकी का है, यानी कि गति जो करता है वो गतिकी हो गया। और दूसरा शब्द टू स्टडी का मतलब क्या होता है, अध्ययन करना, अध्ययन करना होता है, ठीक, अध्ययन करना होता है। यानी कि इस तरह से अगर हम कहें तो जो किन्सोलॉजी होते हैं गतिकी का अध्ययन करने वाला एक क्या सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। तो किन्सोलॉजी की बात करें तो इस तरह जो होता है, यह गतिकी का अध्ययन करता है, ठीक है। लेकिन आज के समय में हम गतिकी विज्ञान तो कहते नहीं, या ये तो नहीं कहते ना कि किन्सियोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन करते हैं। जब भी कहते हैं हम मानव गतिकी विज्ञान का अध्ययन करते हैं, तो आज के समय में मतलब कि आधुनिक समय में इसे मानव गतिकी का अध्ययन करता है, ठीक है। क्यों मानव गतिकी का अध्ययन करता है, इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे आगे, जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हमें पता होना चाहिए, क्योंकि सॉरी,
गतिकी का अध्ययन कर रहा था प्राचीन समय में, ठीक है। लेकिन बाद में ये मानव गतिकी का अध्ययन करना शुरू कर दिया। और इसका कारण क्या था, आगे जैसे जैसे हम लोग बढ़ेंगे वैसे वैसे समझ में आता चला जाएगा। इतना आपको उम्मीद है सही आ गया होगा, ठीक है। तो फिर हम लोग आगे की ओर चलते हैं, बढ़ते हैं। इसके आगे हम लोग समझेंगे कि ये शब्द की शुरुआत किसने की और क्यों किया, ठीक है। तो हम लोग एक व्यक्ति का नाम बात करेंगे, नाम है अरस्तु, ठीक है। नाम क्या है, अरस्तु नाम होता है। हम लोग अरस्तु के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले उनके जीवन काल की जब हम बात करते हैं तो जीवन काल 384 से लेके 322 ईसा बीसी तक रहा, बिफोर क्राइस्ट, यानी कि ईसा पूर्व की हम लोग बात कर रहे थे, ठीक है। और जन्म की जब हम बात करेंगे तो ये क्या हुआ, यूनान के एथेंस में जन्म हुआ था, ठीक। जब हम शिक्षा की बात करेंगे आगे चल कर करेंगे, यहीं पे नहीं करेंगे, क्योंकि आगे अगर करेंगे तो कई चीज़ें वहाँ पे समझने को मिलेगी, ठीक है। क्योंकि ये यूनान के एथेंस शहर में इनका जन्म हुआ था। और फिर ये जो सिकंदर राजा हुआ करता था, विश्व विजेता के रूप में उसको संज्ञा दी जाती है। तो सिकंदर के अध्यापक के रूप में कार्य भी किए, इन्होंने कार्य किए, यानी कि सिकंदर का ये गुरु के रूप में इन्होंने काम किया था। और इसके बाद जब हम बात करूं तो इन्हें ही क्या मुख्य रूप से अगर इम्पोर्टेंस की दृष्टि से देखें तो किंसियोलॉजी का जनक इन्हें कहा जाता है, किंसियोलॉजी का जनक, यानी कि जिसको हम फादर कहते हैं, जनक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है इसके बारे में हम अभी आगे हम लोग बात करते हुए चलते हैं। तो इन्होंने फादर यानी कि जनक कहा जाता है किंसियोलॉजी का। क्यों कहा जाता है, हम बात करते हैं पुराने या फिर प्राचीन यूनान की हम लोग बात करते हैं। प्राचीन यूनान में मुख्य रूप से तीन तरह के जिम्नाजियम बहुत ज़्यादा प्रचलन में थे, ठीक है। तो क्योंकि जिम्नाजियम की शुरुआत, ठीक है ना, यानी कि जो जिम्नास्टिक भवन होता है जहाँ पे ये चीज़ें कराई जाती है उसको हम जिम्नाजियम कहते हैं, अर्थात व्यायामशाला, ठीक है ना। तो प्राचीन यूनान में व्यायामशाला या फिर कहें तो जिम्नाजियम बहुत प्रसिद्ध होते थे। तो इन्हीं में से तीन मुख्य रूप से जिम्नाजियम का हम लोग यहाँ पे उल्लेख करेंगे। तो मुख्य रूप से तीन जिम्नाजियम, मुख्यतः तीन जिम्नाजियम प्रचलित थे, ठीक है। अब जब तीन जिम्नाजियम की हम लोग बात कर रहे थे तो प्राचीन जिम्नाजियम जो होता है अरस्तु के जो गुरु थे प्लेटो, उनके जिम्नाजियम का नाम था अकादमी नाम का एक जिम्नाजियम हुआ करता था, जिसको हम व्यायामशाला भी कह सकते हैं या फिर स्कूल भी इसको कहा जाता है, विद्यालय। वो था प्लेटो का, ठीक। प्लेटो सुकरात का शिष्य था। दूसरा नंबर पे आता है आपका लाइसियम जो था खुद अरस्तु का था, अरस्तु खुद प्लेटो के शिष्य थे। और तीसरे स्कूल की जब हम लोग बात करते हैं तो
सर्गस का स्थान आता है। साइनासर्गस जो कि अरस्तु का एक्सिस से हुआ करता था, सिनर्जिस, ठीक, इसके द्वारा खोला गया था। ये तीनों स्कूल जो थे प्राचीन यूनान के एक बहुत प्रचलित स्कूल या विद्यालय, जिनको हम जिम्नाजियम भी कहा जाता था, नाम आता था, ठीक। तो अकादमी प्लेटो का हुआ करता था और इसमें अरस्तु स्टूडेंट के रूप में काम किया। फिर प्लेटो के मृत्यु के पश्चात अरस्तु ने अकादमिक छोड़ अपना विद्यालय लाइसियम की स्थापना की और वहाँ पे उनका एक शिष्य जो इन चीज़ों को आगे बढ़ाया वो था सिनर्जिस। ये भी लाइसियम में पढ़ा, लेकिन फिर अरस्तु के बाद ये अपना स्कूल खुद साइनासर्गस खोला और वहाँ पे शिक्षण व्यवस्था की प्रक्रिया शुरू कर दी, ठीक है। यहाँ तक उम्मीद है आपको चीज़ें समझ में आई होगी। तो अब आगे की चीज़ों को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो आगे की कहानी इस तरह की आती है कि जो लाइसियम था, ठीक, लाइसियम में एक रूल अरस्तु द्वारा बनाया गया था कि कोई भी स्टूडेंट या कोई भी कर्मचारी या कोई भी प्रोफेसर या टीचर इस स्कूल में बैठ के या स्थिर अवस्था के दौरान अध्ययन नहीं करेगा या अध्ययन अध्यापन का काम नहीं होगा, ठीक है। इसके पीछे लॉजिक था क्या? तो लाइसियम में अध्ययन के नियम थे, लाइसियम के अध्ययन के नियम, अध्ययन के नियम की जब हम बात कर रहे थे तो लाइसियम में अध्ययन का कुछ इस तरह नियम था कि कोई भी, चाहे विद्यार्थी हो, चाहे वो टीचर हो, चाहे उसमें अंदर कर्मचारी हो, स्थिर अवस्था या बैठ के अध्ययन अध्यापन का काम नहीं होगा। कि विद्यालय में शिक्षण कार्य है ना, और इस दौरान स्टूडेंट और शिक्षक दोनों ही आ जाते थे। तो उसमें कहा शिक्षण का कार्य स्थिर अवस्था या फिर बैठकर नहीं होगा, ठीक, नहीं होगा। अर्थात अगर हम कहें, अर्थात हमेशा चाहे वो टीचर हो चाहे स्टूडेंट हो, क्रियाशील रहना होगा, उनको चलना फिरना होगा और उसी प्रक्रिया के तहत यानी क्रियाशीलता के दौरान ही आपको स्टडी करनी है। अर्थात हमेशा छात्र या कहें तो अध्यापक को क्रियाशील या फिर गतिशील होकर अध्ययन या फिर अध्यापन का कार्य करना होगा, ठीक है। अब जब अध्ययन अध्यापन का काम हमेशा, जैसे मैं आपको यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, हमेशा कभी इधर चल रहा हूँ, आ रहा हूँ, जा रहा हूँ, तो हमारे अंदर गतिशीलता है ना, क्रियाशीलता है। आप अगर बैठ के चुपचाप मोबाइल देख रहे होगे तो आपके अंदर क्या होगी, स्थिर अवस्था होगी या बैठ की अवस्था होगी। तो इस दौरान आपके शरीर में कोई परिवर्तन नहीं देखने को मिलेगा, तो हम आपके ऊपर कोई अध्ययन नहीं कर पाएंगे। लेकिन हम यहीं पे चल रहे हैं, कभी आगे कभी पीछे, कभी ऊपर या कभी नीचे, तो आप अगर हमारे सामने बैठे होंगे तो आप हमारे ऊपर स्टडी कर पाएंगे कि इनके अंदर ये गतियां क्यों हो रही है, ठीक है ना, इसका कारण क्या है और इस गति के लिए कौन कौन से शरीर के अंग जिम्मेदार है, ठीक है। तो आगे इसी चीज पे हम लोग चर्चा करेंगे और आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि किंसोलॉजी के जनक अरस्तु को क्यों कहा जाता है, ठीक है। तो रूल के अकॉर्डिंग जब हम बात कर रहे थे तो बात आई कि अध्ययन अध्यापन का काम करता रहेगा। तो इस दौरान जब उनके अंदर क्रियाशीलता या गतिशीलता रहेगी, तो इस दौरान अरस्तु जो थे, जो क्रियाशील व्यक्ति हुआ करते थे, क्रियाशील व्यक्तियों के चलने की जो क्रिया हुआ करती थी, क्रिया का अध्ययन
अध्ययन करते थे। और इस दौरान इन्होंने क्या देखा, दो प्रकार के चीजों का इन्होंने अध्ययन किया। ठीक, तो इन्होंने पहली विषय क्या था, क्रिया का अध्ययन करते थे, है ना, चलने की क्रिया का अध्ययन करते थे। और इस चलने की क्रिया के अध्ययन के दौरान इन्होंने क्या देखा कि मांसपेशियां संकुचित हो जाती है, सिकुड़ जाती है, तब क्या होता है, हम गति उत्पन्न कर पाते हैं। आगे देखिए, पहला इनका विषय था। ठीक है, दूसरा विषय इनका क्या बना कि क्रियाशीलता के दौरान हमारे पूरे शरीर के चारों ओर एक ज्यामितीय अक्ष निर्मित होता है। ठीक, एक एक्सिस निर्मित होता है जिसके कारण हम अपनी गति को संपादित कर पाते हैं। ठीक है, तो क्रिया के दौरान क्रिया का अध्ययन करते थे। और अध्ययन में यहाँ पे शामिल कीजिएगा, अध्ययन जो था पेशियों के संकुचन का होता है। हाँ, क्रियाशीलता का तो अध्ययन करता था, लेकिन उस क्रियाशीलता के लिए जिम्मेदार कौन था, पेशियों का संकुचन। तो पेशियों के संकुचन पर ही इन्होंने अध्ययन किया, पहला अध्ययन। दूसरा अध्ययन क्या था, शरीर के चारों ओर निर्मित ज्यामितीय अक्ष के चारों ओर होने वाली जो क्रिया थी, ठीक, चारों ओर होने वाली क्रियाओं का अध्ययन करता था। यानी कि जो अरस्तु थे, दो विषय पर अध्ययन करना शुरू किए। किस वजह से, जब वो क्रियाशील और उनके अंदर गतिशीलता होती थी, तो पहला चीज कि चलने की क्रिया के दौरान जो उनके मांसपेशियों के अंदर संकुचन होता था, उसका ये अध्ययन करते थे। दूसरा विषय कि जब हम गति करते हैं ना, तो हमेशा कोई भी मूवमेंट एक अक्ष के परितः होता है, चाहे वो, ठीक, एक अक्ष के परितः होता है। तो उसी अक्ष, जब हम चलते फिरते हैं तो हमारे शरीर के अंदर एक अक्ष का निर्माण होता है, उसको जिसको हम ज्यामितीय अक्ष कहते हैं। ठीक है, जब उसकी ज्यामिति हम लोग पढ़ते हैं, मैथ का विषय था हम लोग का, तो वहाँ पे पढ़ते थे ना निर्देशांक ज्यामितीय, तो वही चीज़ यहाँ पे आती है। जैसे 3 प्रकार के अक्ष की बात हम लोग करते थे, एक्स, वाई और एक जेड का निर्माण होता था। ठीक, तो उसी क्रम में हम लोग जैसे किन्सोलॉजी में पढ़ते हैं ना कि किस प्रकार के एक्सिस पर गति करते हैं, यानी कि हमारे जो ज्वाइंट्स होते हैं, जैसे बॉल एंड सेकेंड का हम लोग अगर एग्जाम्पल समझें तो कहते हैं ना, एक बिमीय, द्विबिमीय या तीन त्रिबिमीय, एक ध्रुवीय, द्विध्रुवीय या 3 ध्रुवीय, कौन से ज्वाइंट्स का उदाहरण है बॉल एंड सॉकेट। तो कहते आसानी से 3 ध्रुवीय है या त्रिविमीय, यानी कि सभी दिशाओं में गति करने वाला है। ठीक ना, तो वहीं से इस ज्यामितीय अक्ष के बारे में हम लोग कंसेप्ट को वहीं से क्लियर कर लेते हैं। जब हम लोग ज्वाइंट्स को पढ़ेंगे तो ये ज्यामितीय अक्ष और बेहतर तरीके से क्लियर होगा। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ इसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। तो अक्ष के चारों ओर होने वाली जो क्रियाओं का मतलब क्या होता है, गति का अध्ययन करता था। ठीक, ये 2 विषय पर इन्होंने अध्ययन करने का काम शुरू किया। ठीक है, और यहीं से क्या होता है, शुरुआत होती है हमारे शरीर में होने वाले गतियों के अध्ययन के बारे में। ठीक है, एक विषय, एक कहानी और चलती है, यहाँ तक आप लोग को क्लियर होगा। तो ज़रूर हमारे इस प्रयास के लिए सब्सक्राइब और शेयर लाइक कीजिएगा। ठीक है, और एक महत्वपूर्ण बात ये थी बताना, शुरू में मैं भूल गया आप लोगों से, कि जो भी आगामी जो परीक्षा है फिजिकल एजुकेशन की, अगर कहें तो KVS की, DSSB की और UPTJT की, इसके लिए अलग से यूपी के लिए हम बैच स्टार्ट करने वाले हैं और KVS के लिए बैच स्टार्ट हो चुका है। जिनको भी साथियों को अगर जुड़ना है वो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं।
और हमारे टेलीग्राम चैनल पे अन्य जानकारियाँ जैसे करंट अफेयर्स, खेल वगैरह के होते हैं, तो उस पे मैं डाला करता हूँ पीडीएफ्स और वीडियो। तो वहाँ पे भी जैसे कहूँ तो मैं ध्येय पीईटी है ना, ये टेलीग्राम चैनल हमारा है, या फिर इंस्टाग्राम पे भी इसके माध्यम से आप जुड़ सकते हैं। और अगर हमारे क्लास से जुड़ना हो तो आप 9455977744 पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, अन्य जानकारियाँ यहीं पे आपको मिल पाएगी। तो आगे चलते हैं हम लोग अपने विषय पे। ठीक है, तो गतिकी विज्ञान की जब हम बात करते हैं, गतिकी विज्ञान की शुरुआत अगर इसको नहीं कहे कि एक अवस्था, शुरुआत गतिकी विज्ञान की सोच का आधार है ना, आधार यानी कि बेस कहाँ से हम मानते हैं कि किन्सोलॉजी, मतलब अरस्तु के दिमाग में ये बात कहाँ से आई कि मतलब हमारे अंदर संकुचित प्रकुंचित होते, उसके माध्यम से हमारी शरीर गतिशील होती है, क्रियाशील होती है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, गतिकी पर काम करने वाला व्यक्ति था अरस्तु, है ना, कहते हैं ना आधुनिक गतिकी न्यूटन। उसी तरह जब गतिकी की बात करते हैं तो अरस्तु का नाम आता है। ठीक है, तो सबसे पहले कोई भी व्यक्ति अगर साइंस की करता है तो सबसे पहले जानवरों के ऊपर ही वो प्रयोग करता है। ठीक वैसे ही ये प्रक्रिया इन्होंने सबसे पहले जानवरों पर देखी, फिर उनके ऊपर करी, फिर वो अपने मानव के ऊपर करना इन्होंने शुरू किया था। तो सर्वप्रथम बात करेंगे, सर्वप्रथम अरस्तु ने गतिकी का अध्ययन जानवर पर किए, और ये तो जानवर पर बाद में बहुत किए, लेकिन मुख्य रूप से अगर कहूं तो जब इन्होंने जानवरों के ऊपर क्या किए, जानवरों के ऊपर अध्ययन किए, तो जानवरों को चला फिरा या आगे पीछे करके इन्होंने अध्ययन नहीं किया, बल्कि उनकी जो प्रजनन प्रक्रिया थी, ठीक है ना, तो इस दौरान, तो इसमें इन्होंने मतलब कहूं तो अरस्तु ने क्या किया, पशुओं के प्रजनन प्रक्रिया के दौरान, प्रसव या फिर प्रजनन प्रक्रिया के दौरान, ठीक है, कौन सी प्रक्रिया, प्रसव की प्रक्रिया, मतलब जब वो बच्चा देने की स्थिति में होती है, या प्रजनन की प्रक्रिया, ठीक है, ये अवस्थाएं थी, ठीक, कि प्रक्रिया के दौरान उनके जो यूरेटर्स होते थे, यूरेटर में क्या हुआ करता था, यूरेटर में जब आप लोग देखते होंगे कि जब कोई भी गाय भैंस हमारे घर पे, आम बात है रहना, ठीक है, तो वहाँ पे हम लोग ये चीज़ें देखते हैं कि जब जानवर बच्चा देना लगता है तो जब वो खड़े होते तो बच्चा अंदर की तरफ चला जाता है, और फिर बैठ जाते तो बच्चा बाहर की तरफ आने लगता है। लेकिन एक ऐसी अवस्था आती है कि बच्चा किसी भी अवस्था में वो बैठे रहे चाहे खड़ा रहे, बच्चा बाहर की तरफ चला आता है। यही चीज़ें अरस्तु ने देखा जानवर के भीतर। मुख्य रूप से अगर कहें तो कहानी में ऐसा बताया जाता है कि गाय थी, वो अपने बच्चे को जन्म दे रही थी, इसी दौरान इन्होंने वो प्रक्रिया को देखी कि उनकी जो यूरेटर्स थे उनके बीच लगातार क्रमाकुंचन की प्रक्रिया हो रही थी। क्रमाकुंचन की शब्द से क्या पता चलता है, क्रमाकुंचन की शब्द से एक चीज़ पता चलता है कि संकुचन और प्रकुंचन की जो क्रमबद्ध प्रक्रिया होती है वही हमारी क्रमाकुंचन या पेरिस्टोलिस का नाम दिया जाता है। तो यही चीज़ यहाँ पे लिखने का प्रयास करेंगे कि उनके द्वारा यूरेटर्स में क्रमाकुंचन क्या हुआ, क्रमाकुंचन, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, और ये किसके अंदर हुआ करती थी, यूरेटर्स के अंदर। ठीक है, ये जो सवाल है कि किस में सबसे पहले अरस्तु ने देखा था, ये सवाल यूजीसी में पूछा जा चुका है, तो इसलिए ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ठीक, जब हम क्रमाकुंचन की बात कर रहे थे, ठीक, किसके अंदर, यूरेटर्स के अंदर, ठीक,
तो क्रमाकुंचन क्या है? एक प्रकार की भौतिक क्रिया है। भौतिक क्रिया का मतलब क्या? जो हमें दिखाई देती है। तो संकुचन और प्रकुंचन मसल्स में होता है, तो हम देखते हैं ना कि जब संकुचित होती है तो छोटी होती है, प्रकुंचित होती है तो बड़ी होती है। इसका मतलब हमें दिखाई दे रहा है, इसलिए यह एक भौतिक प्रक्रिया भी है। ठीक है, तो क्रमाकुंचन की क्रिया द्वारा क्या होता था? बच्चे का जन्म होता था, जन्म होता था, होता है, ठीक, था नहीं, होता है। क्लियर है? और इसी आधार पर, तो इसी आधार को इन्होंने क्या बनाया कि होता है। इसी तरह इन्होंने सोचा कि मनुष्य के भी अंदर होता होगा, तो इन्होंने क्या किया कि लाइसियम, जो मैंने इससे ठीक पहले आपको बताया, वहाँ पे खड़े होके या फिर क्रियाशीलता के आधार पर ही सभी अध्ययन अध्यापन का काम करना होगा। वो रूल इसी घटना के बाद इन्होंने जाके वहाँ पे लगाया, और उसके दौरान उन्होंने देखा कि उनकी मसल्स छोटी हो रही है, फैल रही है, छोटी हो रही है। उसके बाद हम गति के लिए तैयार हो रहे हैं, और जब वो फैल रही है तो हम गति कर पा रहे हैं। इसके बारे में भी उन्होंने आगे और कंसेप्ट क्लियर किया, उसको हम लोग आगे देखते हुए जाते हैं। तो इसी आधार पर अपने स्कूल लाइसियम में खड़े होकर या क्रियाशील होकर अध्ययन का नियम बनाया था। मैंने आपको बताया क्रमाकुंचन क्या होती है। क्रमाकुंचन संकुचन और प्रकुंचन की प्रक्रिया जो होती है वो क्रमाकुंचन है। शरीर में सबसे बेहतर उदाहरण की जब बात करें तो हमारी जो असोफेगस होती है, आहार नाल होती है, मान लीजिए कि ये हमारा आहार नाल होता है। ठीक है, जैसे हम भोजन नीचे की निगलते हैं, इसके अंदर नीचे से क्या होता है, ये जो नली होती है फैलती जाती है, और भोजन क्या होता है, सरकता जाता है, और ऊपर से ये नली क्या होती है, दबती ऐसे चली जाती है। तो क्रम से क्या होता है, नीचे फैलता जाता है, यानी प्रकुंचन हो रहा है, संकुचन हो रहा है, और ऊपर से सिकुड़ती जा रहा है, यानी कि प्रकुंचन की प्रक्रिया हो रही है। और उस तरीके से क्या होता है, भोजन नीचे नली में चलता जाता है और स्टमक में पहुंच जाता है। तो प्रश्न आता है, बार बार आता है कि आसोफेगस में होने वाली कौन सी क्रिया होती है। आसोफेगस में जब हम भोजन को निकलते हैं, संकुचन की, प्रकुंचन की, क्रमाकुंचन की, या फिर अन्य, तो हमारा उत्तर न तो संकोचन होगा न तो प्रकुंचन होगा। अगर क्रमाकुंचन है तो क्रमाकुंचन ही सही होगा, क्योंकि उसमें दोनों क्रियाएं शामिल होती, और दोनों क्रियाओं को एक शब्द में हम क्रमाकुंचन कहते हैं। ठीक है, तो अब इन्होंने क्या देखा कि इस दौरान इन्होंने क्या देखा, इस घटना के दौरान इन्होंने देखा कि मांसपेशियां क्या होती है, सबसे पहले छोटी हो रही थी। ठीक है, तो पेशियों के संकुचन के दौरान देखा कि पेशीय संकुचन में देखा कि सर्वप्रथम पेशी क्या हो रही है, छोटी होती है, और पेशियां जब छोटी हो जाती है तो फिर क्या होता है, और छोटी आकार ये ले लेती है। तो इस दौरान तब संकुचित पेशी किस रूप का दिखाई देने लगती है, एक चूहा का आकार में दिखाई देती है। पेशी चूहे जैसा दिखाई देता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ठीक, इससे ऊपर हम लोग चलते हैं, चीज़ों को हटाते हैं। ठीक, तो यहाँ पे हमने लिखा तब संकुचित पेशी चूहों जैसा दिखाई देता है ना। अब इस चूहे की जब हम यहाँ पे चूहे का जिक्र कर लिए, तो चूहे को हम अगर कहें लैटिन भाषा में तो मस्कुलोसा के नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने पहले चीज़
किन्सोलॉजी शब्द की उत्पत्ति के बारे में देखा, फिर अब हम लोग मसल्स की उत्पत्ति, मसल्स शब्द कैसे आया, कहाँ से आया, इसके बारे में भी जान लेते हैं इसी क्रम में। ठीक है, तो जो दिखाई देता है, और जब हम चूहा की बात करते हैं ये नहीं रहेगा, ठीक है, और चूहे को लैटिन भाषा में अगर हम बात करें, लैटिन भाषा की जब हम बात करें तो मस्कुलस के नाम से जाना जाता था। किस नाम से? मस्कुलस। ठीक, मस्कुलस याद रखिएगा इस चीज को, मस्कुलस शब्द के रूप में इसको जाना जाता था, अर्थात मस्कुलस। ठीक है, मस्कुलस हो गया, इंग्लिश और हिंदी वर्ड हो गया। ठीक है, छोटे चूहे को मस्कुलस के रूप में ग्रीक वर्ड में जाना गया था, और यहीं से क्या हुआ कि हमारा मसल इस मस्कुलस जैसा ही दिखाई देता था, और यहीं से क्या हुआ कि मसल्स, यहाँ से ये चीज़ें हटा दी गई और मसल शब्द यहाँ पे ला के रख दिया गया पेशियों के लिए जो संकुचित और प्रकुंचित होती थी हमारे शरीर के अंदर, और यहीं से मसल्स शब्द की उत्पत्ति होती है। तो दोस्तों, यहाँ पे हमने किन्सोलॉजी शब्द की उत्पत्ति और कहाँ से लिया गया इसके बारे में बात कर लिया, फिर किन्सोलॉजी के जनक के बारे में बात कर लिया, इनको क्यों जनक कहा जाता है इसके बारे में हमने बात की। इसके बाद हम लोग मसल्स पे आए, मसल्स किस भाषा से और किस शब्द से लिया गया है इसके बारे में बात की, और उम्मीद है वीडियो लंबा हो जाएगा और देखने का मज़ा भी कम हो जाता है लंबे वीडियो। लेकिन एक चीज़ जानिएगा, जितनी लंबी वीडियो होगी उतने ज़्यादा इसमें मटेरियल होगा और उतना ही ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर होगा, क्योंकि हर एक टॉपिक हर एक आने वाले टॉपिक से संबंध रखती है, रिलेशन रखता है, तो चीज़ों को समझने में आसानी होगी। तो आप लोग से एक बात मैं कहना चाहूँगा कि वीडियो लंबी हो उससे मत घबराइएगा, जितनी वीडियो लंबी होगी उतने ज़्यादा डिटेल में हमें पढ़ने का मौका मिलता है और उतना बेहतर तरीके से हमारा कंसेप्ट क्लियर होता है। ठीक, जितना छोटा वीडियो होगा उतना शॉर्ट तरीके से चीज़ों को पढ़ाया जाता है, और शॉर्ट तरीके में कंसेप्ट क्लियर नहीं होता बल्कि चीज़ों को रटना पड़ता है। ठीक, और परीक्षा में यही हम दिक्कत करके आते हैं कि रटे हुए चीज़ होता है, अगर ठीक वैसा सवाल नहीं आता है, थोड़ा सा घुमाता है तो हमारा पूरा माइंड ही घूम जाता है और हम फिर कहते हैं कि पेपर तो बहुत कठिन था। ठीक है, तो साथियों, वीडियो लंबा हो उससे मत घबराइएगा, आपका कंसेप्ट क्लियर होगा और हमारे बैच से ज़रूर जुड़ने का आप प्रयास कीजिएगा एक नाम मात्र के फीस के साथ। ठीक है, जानकारी हमारे व्हाट्सएप नंबर पे मिल जाएगा। तब तक के लिए आप सबको शुभ दिन, आपका शुभ हो। जय हिंद। ठीक है।